ये जो तुम लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, इसकी आधी मार्किंग तो देखो हम लोग ख़त्म कर चुके थे, ठीक है। आधी मार्किंग इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जो सवाल तुमसे पूछा जाएगा वो विटामिन्स वाले पैराग्राफ से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाएगा, डिफाइन विटामिन्स। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन मैंने मार्क की है ये विटामिन्स का टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमसे ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मेनी टाइप ऑफ विटामिन्स आर देयर, ठीक है। कितने टाइप्स के आपके पास विटामिन्स हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा। अब हो सकता है इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यूएशन में इस तरीके से भी पूछ ले कि जो विटामिन्स हैं आप उन्हें क्लासीफाई करिए, ठीक है। मतलब कितने टाइप्स है वो तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि क्लासीफाई करो उनको। तो अगर क्लासिफिकेशन पूछा तो तुमको ये वाली लाइन लिखनी है, ये A, D, E, K आर फैट सोल्यूबल और जो B एंड C है दीज आर वाटर सोल्यूबल। ये पॉइंट तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये इतना तुम्हारे पास होना चाहिए। अच्छा, अब बल्कि ये जो मैंने अभी मार्क करके दिया है कि आपका जो A, D, E, K है इसको फैट सोल्यूबल रखो और B और C को वाटर सोल्यूबल लिखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट तुमको अपने नोट्स कॉपी में भी लिखना है ताकि तुमको याद रहे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और विटामिन B5 को निकोटीन अमाइड कहते हैं, ये भी तुमको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना है। MCQ टाइप के क्वेश्चन में या ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन में या कोरैलरी टाइप के क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर चीज़ आराम से पूछी जा सकती है कि बताइए जो विटामिन B2 है इसका अदर नेम क्या है, या फिर विटामिन B5 का अदर नेम क्या है, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, और उसके अलावा नेक्स्ट चीज में ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस गिव रीजंस हैं, इनको आपको अपनी टारगेट से रॉबी, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन गिव रीजंस हैं, इन्हें अपनी टारगेट से प्रॉपर तरीके से आंसर इसका मार्क करके लिखना है। डन। अच्छा, और अलावा ये जो पॉइंट दे रहा है कि हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर हमारी बॉडी में रहता है, जो सेल होते हैं सेल के अंदर 70% वाटर होता है वेट बाय वेट, ब्लड प्लाज्मा भी होता है और उसके पास 90%। ये सारे के सारे जीके फैक्ट्स हैं। ये जीके फैक्ट्स आपको मुझे नहीं लगता पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसको तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बार जस्ट रीड कर लेना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं कि वाई वाटर इज़ एन असेंशियल न्यूट्रिएंट। ये वाई से लेके यहाँ तक ये पर्टिकुलर तुम्हारा क्वेश्चन, और इसका आंसर देखो ये बनेगा, मैं येलो कलर से जो मार्क कर रही हूँ ना वो उसका आंसर होगा कि फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज़ अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हेंस वाटर इज़ एन असेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये जो येलो कलर से मार्क किया है, ये येलो कलर की जो मार्किंग है यही उसका आंसर है। ये इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, इस पर्टिकुलर पार्ट को रहने दो, इसकी हम लोगों को नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बट एक बात का ध्यान रखना, हमारी बॉडी फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ये पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर इसे मार्क करके रख लो, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर जब हम फाइबर्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो फाइबर्स हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, क्योंकि भले ही हम फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते बट फाइबर्स की मदद से हम जो दूसरे अदर सब्सटेंसेस होते हैं उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इवन अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकलता है उसको निकालने में भी ये फाइबर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो पिंक कलर का आपको मार्क करके दिया है ये आंसर है, और इसका क्वेश्चन ये है कि वाई फाइबर्स आर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्यों हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए जो फाइबर्स होते हैं ये एसेंशियल है, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको पिंक कलर की मार्किंग का देना है। तो इसका जब आंसर दोगे तो इसका आंसर देखो शुरू कैसे करना, इसके आंसर की शुरुआत ऐसे करना, ये ग्रीन कलर की मार्किंग से पहला,
कि फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स एक्सेट्रा। पहले तो ऐसा लिखना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखना, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेसिकली। सेकेंड पॉइंट में ये लिखना कि वी कैनॉट डाइजेस्ट दी फाइबर्स, तो ये पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 लिखना बट वी कंज्यूम दैम बिकॉज, ठीक है, ऐसा लिखना, बट वी कंज्यूम दैम बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। क्योंकि अगर तुम इस गिव रीजन को मात्र एक लाइन में ख़त्म कर दोगे ना, तो आंसर में अगर 2 मार्क्स का गिव रीजन आया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस वजह से, ठीक है। फिर लास्ट लाइन वही देयरफॉर करके अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। अच्छा, उसके अलावा देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द इंजर्ड सेल वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वाउंड, डू प्लांट्स गेट इंजर्ड, जब आप फूल तोड़ लेते हो, बराबर। ये सारी के सारे आंसर्स तुमको टारगेट से मार्क करने हैं, तो ये अपनी नोट्स कॉपी में लिखना भी है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है। और कोशिश करना कि आंसर्स अगर मान लेते हैं टारगेट में बड़े हैं या किसी दूसरी डाइजेस्ट में बड़े हैं तो मुझको पूछ लेना, मैं उसको शॉर्ट करके दे दूँगी। और अगर मान लेते हैं शॉर्ट है तो अच्छी बात है, 1 वर्ड 2 वर्ड्स में ही आप लोगों के क्या हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। ये उससे ज़्यादा मत करना। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में CD लिख दे रही हूँ, आप समझ जाइए कि अच्छा CD मतलब ये बातचीत कर रही हैं सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो सेल डिवीजन क्यों इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखना, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप एंड एमिसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि अगर कल को कुछ कट पिट गया तो उस कट पिटे वाले हिस्से को भी ये क्या करेगा बताओ, आपका वापस से ठीक कर देगा, और ये हमारी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कई बार इस तरीके से पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर 2 ही टाइप के सेल डिविजन्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। प्रॉपर स्टेटमेंट बनाकर लिखना। अब माइटोसिस कहाँ होता है, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन, स्किन या कोई भी अदर बॉडी पार्ट्स है उनको हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स में होता है, ठीक है। और स्टेम सेल्स में होता है बॉडी के, थोड़ा ध्यान रखेंगे ये 2 वर्ड, कहाँ पे होता है, सोमैटिक सेल्स में और स्टेम सेल्स में। और जो मियोसिस है वो तो मैंने कल भी बताया था, वो स्पेशल प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, यानी कि जर्म सेल्स में। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे ये पूछ लिया जाएगा, माइटोसिस, ठीक है, एंड मियोसिस, ठीक है, अकर इन विच टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, किस टाइप के सेल्स में वो होता है, इन विच टाइप ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। तो वहाँ लिखना प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट कि माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की मार्किंग, ठीक है ना, ओके। और उसके अलावा ठीक है, बस ये हो गया। और ये वाला पर्टिकुलर है तो खैर डायग्राम बेस्ड मार्किंग है, ये 9th क्लास की किताब में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस मार्किंग को आपने कंप्लीट करना है, पेपर में ये डायग्राम सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब माइटोसिस को डिफ़ाइन करना आ सकता है, तो ध्यान रखना माइटोसिस को अगर डिफ़ाइन करने को आ गया तो माइटोसिस का डिफ़ाइन देखो कुछ इस तरीके से लिखना, माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मैं मतलब मैं मार्क नहीं करा रही हूँ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनना, मार्किंग तुमने खुद करनी है और लिखनी है। तो उसमें लिखो, माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स इन, ठीक है, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स, ऐसा लिख देना फुल स्टॉप। और उसके बाद लिखना ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन डॉटर सेल्स, मतलब जो डॉटर होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। ये माइटोसिस का डिफाइन है। खैर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अब मैं जैसे बता रही हूँ कि पेपर में क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके का आएगा, एक्सरसाइज में वैसे ये क्वेश्चन होगा, देखो ये एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम्स, एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, मतलब वो मियोसिस की प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस का एक्सप्लेनेशन चाहता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा।
या फिर अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा कि माइटोसिस को डिटेल में समझाइए विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो वही आंसर अभी मैं मार्क करवा रही हूँ, 5th का बी। ठीक है, 5th का बी यही आपको मार्क करवाया जा रहा है। तो 5th के बी की मार्किंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, पहला पॉइंट तुम्हारा ये होना चाहिए माइटोसिस का डिफाइन, जो कि मैंने अभी अभी बताया क्या होता है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स इन स्टेम सेल्स एंड कौन से सेल्स, आप लोगों के सोमैटिक सेल्स। पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना, ये वाला पॉइंट मैं मार्क करा के दे रही हूँ। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद थ्रू 2 मेन स्टेप्स, यहाँ पे इतना लिखने के बाद पहला नंबर डालकर ये लिखना कैरियोकिनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, फिर सेकंड नंबर डाल के क्या लिखना साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपका साइटोकिनेसिस। फिर पॉइंट नंबर सी में आएंगे, पॉइंट नंबर सी की हेडिंग देना कैरियोकिनेसिस, ऐसी हेडिंग देना। हेडिंग देने के बाद ये उसके सब पॉइंट्स बनाना। ठीक है, उसके क्या बनाना सब पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 कैरियोकिनेसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स, ये लिखोगे पॉइंट नंबर 1। फिर उस पॉइंट नंबर 1 के और सब पार्ट्स बनाना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें लिखना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और सीक्वेंशियली लिखना। ठीक है, ये पॉइंट नंबर सी के मैंने सब पार्ट्स बना लिए। अच्छा, अब उसी पॉइंट सी के और भी तो सब पार्ट्स है, पॉइंट नंबर 2। अब हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो हेडिंग देना एक बहुत ही प्यारी सी 1 नंबर डाल के एक हेडिंग दे देना प्रोफेज। अब प्रोफेज में मैं जितना जितना मार्क करा रही हूँ उससे उतना उतना लिखोगे, वो भी पॉइंट्स बनाकर, पैराग्राफ बनाकर नहीं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे लिखना कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स, ये हो गया प्रोफेज का पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखना और क्रोमोसोम्स, ठीक है, बिकम शॉर्ट एंड थिक। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है उसके आगे मैंने सिर्फ क्रो लिख दिया है, मतलब वो क्रोमोसोम है। अच्छा, उसके अलावा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, ठीक है, ये लिखना, ये पॉइंट नंबर 3। फिर ईच सेंट्रियोल मूव्स टू दी अपोजिट पोल, ये पॉइंट नंबर 4। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर, पॉइंट नंबर 5। मतलब अगर अलग से भी कल को तुमसे ये पूछा जाता है एक्सप्लेन प्रोफेज इन माइटोसिस, तो आप ये 5 पॉइंट लिख कर आते। ठीक है, ये 5 पॉइंट बना कर आते। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको बनाने थे, ये 5 पॉइंट आप प्रोफेज में बनाते। खैर, उसके बाद फिर आता है सेकंड हेडिंग देना मेटाफेज। मेटाफेज के पॉइंट्स बनाओगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स, ये हो गया उस मेटाफेज का पॉइंट नंबर 1। क्रोमोसोम्स कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, और उसके बाद ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, खुद को अरेंज कर लेते हैं। उसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनमें से स्पेशल टाइप के फ्लेक्सिबल प्रोटीन यानी कि स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और सेंट्रियोमर और क्रोमोसोम्स को जाके अच्छे से जकड़ लेते हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। तो मेटाफेज को पॉइंट नंबर 4 पॉइंट्स में बेसिकली आपको कंप्लीट करना है। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या लिखोगे, सेंट्रियोमर स्प्लिट एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। ठीक है, वो सेंट्रियोमर स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स हर एक क्रोमोसोम की सेपरेट हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर उन्हें खींच लेता है। ये एक ही पॉइंट है जो कि काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा बस इतना काफ़ी है एनाफेज में। टेलोफेज में आ जाते हैं। अब उसके बाद लिखना था क्रोमोसोम्स। ठीक है, नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। ठीक है, ये पूरा बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है, नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस। ठीक है, अच्छा, अब मतलब पहले कंडेंस हो रहे थे, अभी वापस से डीकंडेंस हो रहे हैं। बताओ, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही थी, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से फॉर्म हो रही है हर क्रोमोसोम के आजू बाजू, पॉइंट नंबर 2। और इसकी वजह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट नंबर 3। न्यूक्लियोलस भी आ जाता है डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, पॉइंट नंबर 4। स्पिंडल फाइबर्स जो पहले बने थे वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। मतलब तुम अगर ध्यान दो तो प्रोफेज में जो जो हुआ था टेलोफेज में सब कुछ उसका उल्टा होता है। और इतना टेलोफेज लिखने के बाद लिखना इन दिस वे कैरियोकिनेसिस कंप्लीट। कैरियोकिनेसिस क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट में इसी के नीचे तुरंत क्या लिखोगे, डायग्राम बनाओगे। और किसका डायग्राम बनाओगे, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये किसका डायग्राम है, आप लोगों के कैरियोकिनेसिस का डायग्राम है। अभी तो मैंने माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकिनेसिस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी तो साइटोकिनेसिस को एक्सप्लेन करना बाकी है।
फिर अभी जो भी तुम्हारा पॉइंट नंबर चल रहा था, आई थिंक पॉइंट नंबर डी चल रहा था, उस पॉइंट नंबर डी की हेडिंग देना साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस की हेडिंग देने के बाद ये डायग्राम बनाना और डायग्राम के बाद लिखना, ठीक है, डायग्राम के बाद ये लिखना, ये इतना पॉइंट कहाँ गया, डायग्राम के बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट लिखना और यहाँ पे लेबलिंग कर देना और इस लेबलिंग को नाम दे देना नॉच। इस पर्टिकुलर लेबलिंग को नाम क्या दे देना, नॉच, ठीक है। अच्छा, और नॉच ऑब्लिक सेल प्लेट ऐसा लिखना, नॉच ऑब्लिक सेल प्लेट। अगर आप एक एनिमल सेल की बात कर रहे हो तो उसको नॉच कहते हैं, अगर आप एक प्लांट सेल की बात कर रहे हो तो उसे प्लेट कहते हैं। और उसके बाद लिखना साइटोकिनेसिस, पैराग्राफ चेंज करके इज कंप्लीटेड, ये इस तरीके से, ठीक है, ख़त्म। तो ये साइटोकिनेसिस और कार्योकिनेसिस अगर माइटोसिस में आती है एक्सप्लेन करने को तो डन। अब इसमें देखो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। पहला तो तुमसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर डॉटर क्रोमोसोम्स। तो डॉटर क्रोमोसोम्स का डिफाइन अगर पूछा गया तो ये पर्टिकुलर मार्किंग आपके पास है। इस पर्टिकुलर मार्किंग से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डिफाइन डॉटर क्रोमोसोम्स। उसके अलावा एक और क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है स्पिंडल फाइबर्स को डिफाइन करिए। अब अगर स्पिंडल फाइबर को कोई डिफाइन करने को पूछेगा तो स्पिंडल फाइबर की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी, मेटाफेज में मिलेगी। अच्छा, मेटाफेज में कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, पहली बात तो क्वेश्चन में बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा डिफाइन स्पिंडल फाइबर या फिर व्हाट इज स्पिंडल फाइबर, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेगा वो आपसे। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रियोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। ये बस स्टार्टिंग थोड़ी इसकी लैंग्वेज अच्छी रखना, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, ऐसी इसकी लैंग्वेज रखना तो अच्छा होगा। अच्छा, इस टेलोफेज वाले पैराग्राफ से कुछ बनेगा क्या ना। अच्छा, ये नीचे वाले पैराग्राफ साइटोकिनेसिस से कुछ बन सकता है, हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन नॉच। आपको नॉच को डिफाइन करना रहेगा। अब अगर नॉच को डिफाइन करना है तो नॉच को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रुको, ऐसा लिखना इन माइटोसिस, ऐसा लिखना इसको इन माइटोसिस, ठीक है, इन माइटोसिस, एक रुको 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 रुको, उसमें लिखना इन साइटोकिनेसिस स्टेप, ऐसा लिखना। कौन सी स्टेप में नॉच बनती है, साइटोकिनेसिस में। लिखना इन साइटोकिनेसिस स्टेप अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल which deepens gradually and thereby two new cells are formed from that part, from there। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉच की डेफिनेशन। ये हो गई हमारी नॉच का डिफाइन। और इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना इन केस ऑफ प्लांट सेल नॉच इज नोन एज आप लोगों का क्या, सेल प्लेट, ठीक है। अच्छा, खैर जो भी है ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो इसके बाद जो शुरू होता है वो मियोसिस है। बट मियोसिस में जाने से पहले एक और क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछा जा सकता है, वो ये कि इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अगर इम्पॉर्टेंस पूछेगा या सिग्निफिकेंस पूछेगा तो खैर आंसर हमारे पास रेडी है, कौन सा, इट इज़ नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एमिशिएटेड बॉडी। एमिशिएटेड बॉडी मतलब जो तो कट फिट गई है ना, वो उस टाइप का, ये पूरा का पूरा आंसर है आपका, डन। अच्छा, एक क्वेश्चन, ये से मैंने तो अभी क्वेश्चन नंबर खैर काउंट नहीं किए हैं, बट चलो जान दो। नेक्स्ट मियोसिस है। तो देखो मियोसिस के बारे में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक तो ये जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है, एक तो इसी को मार्क करो, कहाँ गया और टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप जो भी डाइजेस्ट यूज़ करते हैं आप उस पर्टिकुलर डाइजेस्ट से आप ये इसको लिख सकिए। मैं तो टारगेट खैर प्रेफर करती हूँ और सजेस्ट भी करती हूँ, तो इस चीज़ को तुम टारगेट से लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अच्छा दूसरा क्या है, मैंने क्या बताया था, गिव रीज़न, फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो खैर मैंने मार्क करा दिया है। अच्छा, डिस्टिंग्विश माइटोसिस और मियोसिस का मैंने लिखवाया है क्या, एक मिनट देखने दो। मैंने एक डिस्टिंग्विश लिखवाया है एनाफेज और मेटाफेज का, देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो,
और इसको प्रॉपर तरीके से लिखना। अब ये मत बोलना मैडम पॉइंट नंबर 2 खाली है, जहाँ पे ये वर्ड सेम लिखा है ना, बाकी पूरी लाइन वैसे के वैसी रखनी है, बस सेम की जगह अपोजिट लिख देना। एक डिस्टिंग्विश मैंने और लिखवाया है प्रोफेज और टेलोफेज के बीच में, इसका भी स्क्रीनशॉट लिख के रखो और कॉपी में नोट डाउन करना, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस, अगेन इसका जो क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कहाँ से लिखना है तुम्हें, टारगेट से ही लिखना है। ये भी अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में इसको टारगेट से रेडी रखोगे। और सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये वाला आंसर भी तुम्हें टारगेट से ही मार्क करना है। और ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल, हाँ मैंने उस दिन मैंने नहीं करवाया था, चलो मैं अभी आज मार्क करा देती हूँ, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। खैर पहले मियोसिस पे बात कर लेते हैं कि उससे और भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है क्या। तो देखो मियोसिस में जब भी आप उसके प्रोफेज को समझाओगे 5 स्टेप्स को, तो डायग्राम बनाना, हर स्टेप के बाजू में जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो डायग्राम बनाना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ड्रॉ मियोसिस की वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मियोसिस। तो अगर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन मियोसिस ऐसा करके डायग्राम आया और सिर्फ ड्रॉ का आया, एक्सप्लेन नहीं बोल रहा है, तो आपको पहली लाइन देखो उसमें ये लिखनी है, देयर आर 2 स्टेप्स इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो पहले मियोसिस 1 का डायग्राम बनाना, फिर नेक्स्ट हेडिंग देखकर मियोसिस 2 का डायग्राम बनाना, ठीक है। अच्छा, और ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन को अपनी नोट्स कॉपी में लिख के रखना कि मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन होता है, या फिर उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर स्टेप मियोसिस 1 में हो रही है कि ये पर्टिकुलर स्टेप मियोसिस 2 में हो रही है, तो पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टेप कितने में हो रही है, आपकी 2 में हो रही है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा बाकी तो डायग्राम में खैर वो आ ही गया। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से और भी कुछ पूछा जा सकता है क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। अगर तुम्हारी बॉडी में सारे अच्छे अच्छे काम माइटोसिस करती है, तो मियोसिस क्या करती है, तो ये प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन, दोनों को अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखना, ठीक है, अलग अलग ऐसा लिखना, द इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस आर एस फॉलोज, ठीक है, ये लिखना। अच्छा, और उसके अलावा ये लिखोगे एक और क्वेश्चन, इन मियोसिस, ठीक है, डॉटर सेल्स, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन लिखिएगा, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, मतलब ये है बेसिकली, ये ऑल द, ये इन माइटोसिस द 4 डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो अब इसका रीज़न क्या होगा, तो उसमें ये लिखना है, ये उसका पूरा का पूरा आंसर है कि जब मियोसिस होता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये उसका आंसर लिखोगे। क्वेश्चन यहाँ से एक और क्रिएट किया जा सकता है कि हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस में और मियोसिस में कितनी टाइप की डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ऐसा लिखना कि इन माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस एंड इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, ये लिखना है। और उसके अलावा ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये इसका पर्टिकुलर आंसर आप अपने टारगेट से लिखकर नोट्स कॉपी में रेडी रखोगे। तो बस ख़त्म हो गया कहानी। और मियोसिस को पूरे डिटेल में मत याद करो, क्योंकि बुक में भी उतने डिटेल में दिया नहीं है, उसने जितने स्टेप्स का, जितना क्वेश्चन उसने एक्सरसाइज में पूछा है, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिए, वो भी टारगेट से या जो भी डाइजेस्ट आप यूज़ करते हो। अच्छा, उसके अलावा मैंने आई थिंक ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल को भी नहीं मार्क करवाया था ना, खैर, तो उसको भी तुम्हारे पास जो भी टारगेट्स वगैरह है, तुम उस पर्टिकुलर टारगेट से इसको भी मार्क कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर की मार्किंग जो है हमारी समाप्त होती है। डायग्राम बेस्ड मार्किंग तो खैर मैंने अभी बता दी है, इस चैप्टर में ज़्यादा डायग्राम बेस्ड मार्किंग थी भी नहीं, है ना, ज़्यादा डायग्राम बेस्ड मार्किंग इसमें थी भी नहीं। 1 मिनट, अच्छा खैर जान दो, तो ज़्यादा डायग्राम बेस्ड मार्किंग थी भी नहीं। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, अपनी टारगेट या जो भी डाइजेस्ट तुम यूज़ करते हो, उस देखना एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस वाला एक सेक्शन होता है, उसके पीछे तुम्हें देखना ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखकर मिलेगा, और कुछ क्वेश्चंस उसके नीचे लिख के अगर मिले तो उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और कौन सा डायग्राम बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, जैसे ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा हर फेजेस को नाम लो, मतलब जैसे मान लेते ये कर को 5 स्टेप्स उसने जंबल करके आपको दे दी, और 5 स्टेप्स जब उसने आपको जंबल करके दे दी, तो फिर वो आपसे ये पूछ सकता है
1 मिनट, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है। तो वो सीक्वेंस याद होना चाहिए कि अच्छा पहले वाला डायग्राम ये, तीसरा वाला ये, पांचवा वाला ये। ठीक है, डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा इसमें से प्रोफेज 2 कौन सी है, एनाफेज 2 कौन सी है, टेलोफेज 2 कौन सी है। तो डायग्राम बेस के सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अलग से सिर्फ माइटोसिस का डायग्राम बनाने को आ सकता है। ये पर्टिकुलर चार्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। बीच में अमीनो एसिड लिख देगा, बोन्स के बाजू में डैश दे देगा, तो ये चार्ट पता होना चाहिए। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ। तो ये चैप्टर की इनडायरेक्टली मार्किंग खत्म।